Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार और Global इंडिया Left. एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से यूट्यूब सदस्य या संरक्षक बनने पर भी विचार करें। आज रात हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी। प्रोफेसर मरांदी ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. المجدرة عملت كارفرينينج سيدو بهاد بود تور جورد يهم thinking about how you too. I wanted to speak मैं to ईरान की the, घरेलू स्थिति पर संक्षेप में चर्चा करना चाहता था, इससे पहले कि हम भू राजनीति पर जाएं। पिछली बार जब आप हमारे साथ थे, तब हम उन प्रदर्शनों के अंत की ओर बढ़ रहे थे जो दंगों में बदल गए थे। तो क्या आप हमें ईरान के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक माहौल के बारे में अपडेट दे सकते हैं? क्या वहाँ पुनर्संतुलन हो रहा है? क्या स्थिति स्थिर हो रही है? वहाँ क्या चल रहा है? Recalibrating, is it stabilizing? What is going on? Everything is normal right now. अभी सब कुछ स्थिर और सामान्य है और 9 जनवरी से ऐसा ही है। जैसा कि आपके दर्शक जानते हैं, अब हमारे पास और अधिक जानकारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायली शासन के साथ मिलकर एक साजिश रची। अमेरिकी वित्त मंत्री के अनुसार उन्होंने ये बात कई बार गर्व से कही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी मुद्रा को गिराया और ईरानी अर्थव्यवस्था पर हमला किया ताकि लोगों को सड़कों पर लाया जा सके। और जब लोग सड़कों पर आए, वह भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। सरकार ने कहा कि उनके प्रदर्शन वैध हैं। इन व्यापारियों को मुद्रा के गिरने की चिंता थी। ये 30 से 40% तक गिर गई थी। लेकिन फिर तीसरे दिन हमने बहुत प्रशिक्षित दंगाइयों और आतंकवादियों की अचानक आमद देखी, जिन्होंने विनाश फैलाना शुरू कर दिया। Who started creating destruction, and then on the 8th and 9th of और फिर January, 8 और 9 जनवरी को हालात बहुत हिंसक हो गए। 8 तारीख को उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। उस दिन अधिकारियों के पास अपने बचाव के लिए आवश्यक हथियार नहीं थे। और 9 तारीख को अलग अलग शहरों में और बड़े शहरों के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर वास्तविक लड़ाइयाँ हुईं। 3111 लोग मारे गए। 300 से अधिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मारे गए। अगर ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप में कहीं हुआ होता तो वे आपातकाल की घोषणा कर देते या कर्फ्यू लगा देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए, ज्यादातर इन आतंकवादियों और बेहद हिंसक दंगाइयों के हाथों, क्योंकि वे चाहते थे कि हताहतों की संख्या बढ़े। वे अराजकता चाहते थे। because they wanted the casualty numbers to go up. They wanted chaos. That's why they burned down hundreds of ambulances. इसी वजह से उन्होंने सैकड़ों एम्बुलेंस, कई फायर इंजन, कई सार्वजनिक वाहन और सैकड़ों बैंक, स्कूल और मस्जिदें जला दी। उन्होंने कई लोगों को जिंदा जला दिया। उन्होंने लोगों के गले काटे और उनके सिर कुचल दिए। इसका वीडियो सबूत मौजूद है। इसके अलावा इस्राएली और अमेरिकी मूल रूप से इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं। हमें पता है कि वित्त मंत्री ने क्या कहा था, लेकिन पोम्पेओ, जो CIA के पूर्व प्रमुख थे, ने ट्वीट किया था कि मोसाद जमीन पर मौजूद था। हाल ही में पोम्पेओ ने चैनल 3, मेरा ख्याल है वही था, पर कहा कि अमेरिकी CIA के लोग जमीन पर थे। ये पोम्पेओ ने कहा। फिर मोसाद ने खुद फारसी में एक बयान जारी किया और इस्राएली शासन के चैनल 4 ने कहा कि उन्होंने देश में हथियार लाए थे जिनसे सैकड़ों पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारी मारे गए। Weapons that killed hundreds of police officers and security officials. So they're bragging about it, gloating. तो वे इसके बारे में शेखी बघार रहे हैं, उस पर इतराते फिर रहे हैं। सारी फुटेज मौजूद है, लेकिन पश्चिमी मीडिया या कहें एप्स्टीन स्तर के मालिकों वाली मीडिया पूरी तरह चुप है। वे उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि ये तो बस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे, जैसे कि सरकार गोलियां चला रही हो, जो कि निश्चित रूप से वही कहानी है जिसकी उन्हें आक्रामकता को सही ठहराने के लिए जरूरत है।
तो ये पूरी साजिश संयुक्त राज्य अमेरिका को हमला करने के लिए माहौल तैयार करने के उद्देश्य से रची गई थी। सौभाग्य से दंगे असफल रहे। 9 तारीख को वे खत्म हो गए और 12 तारीख को हमारे पास पूरे देश में विशाल प्रदर्शन हुए। अब ये महत्वपूर्ण है, हमारे पास तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग थे। पूरे देश में ही टेररिज्म दंगाइयों और आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिमी मीडिया ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तो ये दिखाने की भी कोशिश की कि ये एआई है जिसमें मस्क और उनके लोग भी शामिल थे। 11 फरवरी को जो क्रांति की वर्षगांठ थी, लोगों से फिर से सड़कों पर आने का आह्वान किया गया और इस बार संख्या और भी अधिक थी। 4 मिलियन लोग तेहरान आए और वहां दुनिया भर से बहुत से विदेशी पत्रकार मौजूद थे। इसलिए इस बार मस्क, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स या फॉक्स न्यूज, इनमें से कोई भी संख्या के बारे में झूठ नहीं बोल सका। ये बहुत स्पष्ट है कि जनमत कहाँ खड़ा है। वे आतंकवादियों के पूरी तरह खिलाफ हैं, आक्रामकता के पूरी तरह खिलाफ हैं और किसी भी अमेरिका नेतृत्व वाले युद्ध या इजरायली शासन द्वारा ईरानी जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ने के पूरी तरह खिलाफ हैं। लेकिन फिर से ये सर्विस के फौर से पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गया। और हमने ये पूरी गाजा नरसंहार के दौरान देखा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि जब ईरान में हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तब भी पश्चिमी मीडिया लगातार हताहतों की संख्या बढ़ाता जा रहा था। 10,000, 3,000, 8,000 और शायद उससे भी ज्यादा। फिर जब ईरानियों ने अपने आंकड़े जारी किए, 3,107, उनके पहचान नंबरों, पूरे नामों, पुलिस अधिकारियों और दंगाइयों द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों की पूरी जानकारी के साथ, तो दंगाई अपने बताए हुए आंकड़ों को ठिकाए नहीं रख सके। उन्हें घटाकर लगभग 6,000 तक लाना पड़ा। वे असली आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए अब भी ये मनगढ़ंत आंकड़े देते रहते हैं। लेकिन किसी भी हालत में दोषी पक्ष पश्चिम ही है। वे इस पर घमंड करते हैं। उनकी खुफिया एजेंसियां इस पर शेखी बहारती हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। पश्चिमी मीडिया की बात करें तो वे हमें ईरान में अनियंत्रित मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताते रहे हैं। बेशक वे ये नहीं बताते कि ये स्थिति ज्यादातर पश्चिमी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा हेरफेर का परिणाम है। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ईरान के शहरों में लोग मुद्रास्फीति को लेकर किस तरह का वास्तविक अनुभव कर रहे हैं? आम लोगों को में स्थिति की ठाइस। खैर, मैंने पिछले हफ्ते अल मयादीन टीवी पर एक कार्यक्रम किया था, आधा घंटे का शो कि वास्तव में प्रतिबंध क्या होते हैं। प्रतिबंध मूल रूप से लोगों को मारने के लिए बनाए जाते हैं। यही उनका उद्देश्य होता है, समाजों को नष्ट करना। उदाहरण के लिए, इस समय ट्रंप शासन या एप्स्टीन शासन क्यूबा का गला घोंट रहा है और पश्चिमी मीडिया इस पर शिकायत नहीं कर रहा है। वे क्यूबा के बच्चों के बारे में चिल्ला कर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्यूबा के बच्चों की परवाह नहीं है। उन्हें मानव जीवन की परवाह नहीं है। जो वे ईरान के बारे में कहते हैं, वह मूल रूप से सिर्फ जनमत को एक और युद्ध के समर्थन में खींचने के लिए है। उद्देश्य, चाहे वह क्यूबा में हो या पहले सीरिया में, एक समाज को गिराना और नष्ट करना है। ये किसी समाज को कुचलने के लिए है। ये लोगों की नौकरियां छीनने, उन्हें कष्ट देने, उन्हें पर्याप्त भोजन खरीदने या खेती जारी रखने में असमर्थ बनाने, उन्हें घर में रहने या किसी के बहुत बीमार होने पर दवा खरीदने से रोकने के लिए है। यही उद्देश्य है। यह समाज को तोड़ने, लोगों को घुटनों पर लाने के लिए है। चाहे वह क्यूबा हो, वेनेजुएला, सीरिया, ईरान, यमन या कोई और जगह, यही लक्ष्य है। ये बच्चों को मारने के लिए एक मौन युद्ध है।
एक अमेरिकी अधिकारी जो ईरान पर लगाए गए बैंडों की नीति के पीछे था, उसने डॉर्ट एफ सैंक्शंस नाम की एक किताब भी लिखी, जो मेरे विचार में किसी किताब के लिए एक बेहद भयावह शीर्षक है। which I think is a very monstrous title for a book. It's the art of killing kids. It's the art of, I think the title. यह है बच्चों को मारने की कला। मेरा ख्याल है कि अल मयादीन पर उस कार्यक्रम का शीर्षक था, चुपचाप बच्चों को मारने की कला। यही मूल बात है। आप समाजों को नष्ट कर देते हैं, लोगों को कुचल देते हैं, बिना बमों के, बिना इस बात के कि मीडिया को कोई दिलचस्पी दिखाने के लिए मजबूर किया जाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर है और आपको महंगी दवाई गिनी है, और एक स्टेप You terror waits with them birth to mile, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से आप तो कुछ भी उठा दें। मान लीजिए आप एक कोड, फिर आप कार बेच देते, जार क्रम वंदु ते गालो काज अब उपलब्ध नहीं रहती। In the market because there are sanctions. It's not easy to bring them in. It's not easy to send money abroad. उन्हें अंदर लाना आसान नहीं है, So you spend money. विदेश में पैसे भेजना भी आसान नहीं है। तो आप पैसा खर्च करते हैं, आपका रिश्तेदार तकलीफ झेलता है, दवा अब उपलब्ध नहीं होती और आपका रिश्तेदार मर जाता है। और मूल रूप से यही उद्देश्य है, ऐसी ही चीजें करना। और अगर कोई कहे ये सच नहीं हो सकता, तो उन्हें बस गाजा को देखना चाहिए, उन्हें बस लेबनान को देखना चाहिए। आज पिछली रात उन्होंने 4 लेबनानी नागरिकों की हत्या कर दी। क्या ये कहीं खबरों में है? आज सुबह उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी जब वह बच्चों को लेने जा रहा था। वह उनका स्कूल ड्राइवर था। क्या कोई इसके बारे में बात करता है? हर दिन वे फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहे हैं। Speak of that every day. They're murdering Palestinians. As I said, the people of Cuba right now are under siege. जैसा कि मैंने कहा, इस समय क्यूबा के लोग घेराबंदी में हैं। ये पश्चिम में किसी की दिलचस्पी का विषय नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया उसे परवाह ही नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि पश्चिम का कौन सा माध्यम है, द गार्जियन, द इंडिपेंडेंट, बीबीसी, स्काई न्यूज, फॉक्स न्यूज या ब्राइटबार्ट, सभी एक जैसे हैं। कोई थोड़ा अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत है, तो कोई अधिक शोरगुल वाला और भद्दा, लेकिन मूल रूप से वे सब एक जैसे हैं। वे एप्स्टीन वर्ग से संबंधित हैं, और आजकल हम एप्स्टीन वर्ग के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। खैर, अपेक्षाकृत बहुत कुछ। उन्होंने हमें उस वास्तविकता की सिर्फ एक बहुत छोटी झलक दी है, लेकिन फिर भी वह काफी चौंकाने वाली है। मैं यूएस ईरान वार्ताओं पर आना चाहता था। ये वार्ताएं कुछ समय से चल रही हैं। हमने मस्कट दौर का समापन देखा है और जिनेवा दौर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ रही है। एक विमानवाहक पोत पहले ही भेजा जा चुका है और बताया जा रहा है कि दूसरा भी रास्ते में है। ईरान ने इसके जवाब में अपनी मिसाइल क्षमताओं, ड्रोन और हिंद महासागर में किए जा रहे सैन्य अभ्यासों का प्रदर्शन किया है। आपके विचार क्या हैं? हम पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति से गुजरे थे। बातचीत, दबाव और धमकियों का ये बिल्ली चूहे जैसा खेल। आपके दृष्टिकोण से वर्तमान में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रही इन वार्ताओं को आप कैसे देखते हैं? खैर, जैसा कि आप जानते ही होंगे, अमेरिकियों ने वार्ता के लिए कुछ शर्तें रखीं और ईरान ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वे चाहते थे कि वार्ता तुर्की में हो, और वे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, ईरान के क्षेत्रीय गठबंधनों और साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम, या यूं कहें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर चर्चा करना चाहते थे। हमें अल जजीरा से भी खबर मिली, जो कि बहुत विश्वसनीय स्रोत नहीं है, लेकिन अल जजीरा ने दावा किया कि तुर्की, कतर और मिस्र की सरकारों ने एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं और क्षेत्रीय गठबंधनों को सीमित करेगा, जो कि निश्चित रूप से हास्यास्पद है। और ये दुखद सच्चाई है कि ये शासन पश्चिम के प्रति इतने बंधे हुए, इतने कमजोर और अक्षम है, और नेतन्याहू और ट्रंप शासन के खिलाफ कोई ठोस रुख अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन वो किसी और दिन की बात है। ईरानियों ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया और कहा, हम ओमान में अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत करेंगे, जैसे हमने युद्ध से पहले की थी।
हम केवल परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और दुनिया में ऐसा कोई मौका नहीं है कि हम संवर्धन बंद कर दें। हम एक ऐसे ढांचे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जो अंततः JCPOA जैसा समझौता बन सके, लेकिन उससे बेहतर हो, क्योंकि पिछले दशक में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में प्रगति की है और उन प्रगतियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ईरानियों के लिए कोई और रास्ता स्वीकार्य नहीं होगा और अमेरिकियों को यह आना। बातचीत ओमान में हुई और केवल परमाणु मुद्दे पर चर्चा की गई। जैसा कि आपने बताया, कल होगा। ये ओमानी सरकार के दूतावास में आयोजित किया जाएगा, इसलिए वे ही मध्यस्थ बने रहेंगे। यूरोप से कोई भी मध्यस्थता नहीं करेगा और बातचीत अप्रत्यक्ष होगी। ईरानियों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में शून्य संवर्धन स्वीकार नहीं करेंगे। वे केवल उसी समझौते को स्वीकार करेंगे जिसमें ईरान की संप्रभुता को पूरी तरह मान्यता दी गई हो। अब नेतन्याहू कहते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान को इसकी परवाह नहीं है। ये ईरान की संप्रभुता है और ये ईरान की लाल रेखाएं हैं। ईरान क्षेत्र के किसी भी अन्य देश के विपरीत एक पूरी तरह स्वतंत्र देश है। और निश्चित रूप से वह फिलिस्तीनी लोगों को नहीं छोड़ेगा, जैसे यमन, वैसे ही प्रतिरोध के धुरी के बाकी हिस्से। और अगर अमेरिकी सैन्य टकराव का रास्ता चुनते हैं तो ईरानियों ने कहा है कि वे बहुत कड़ा जवाब देंगे और यह एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। क्षेत्रीय युद्ध क्या होता है? इसका मतलब है कि ईरान के सभी सहयोगी जो वाशिंगटन की सत्ता से अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहे होंगे, लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। तो यमन, जिसने पहले ही 7 हफ्तों तक संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ाई लड़ी है और अमेरिकियों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इराकी प्रतिरोध, वही लोग जिन्होंने ISIS को हराया था और अन्य, लेबनान और अन्य जगहों से, सभी इस लड़ाई में शामिल होंगे और ईरानी पश्चिम एशिया और काकेशस से तेल और गैस की आपूर्ति रोक देंगे। और अमेरिकियों के पास इसके बारे में कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देश अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करते हैं, ऐसे ठिकाने जो, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसलिए वे भी इसमें शामिल हैं। और निश्चित रूप से बाकू की सरकार इजरायली शासन की सहयोगी है। तो सोचिए, अगर तेल और गैस का निर्यात बंद हो जाए तो क्या होगा? लगभग 14 लाख की आबादी वाले अमीरात ढह जाएंगे। ओमान या कतर की सरकारों के साथ भी यही होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये स्थिति बेहद जटिल और अव्यवस्थित होगी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अमेरिकी संभाल सकें और इससे वैश्विक आर्थिक पतन होगा। मंदी नहीं, बल्कि पतन। मेरा मानना है कि इससे ट्रंप की राष्ट्रपति पद की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप ही गंभीर मुसीबत में है। एप्स्टीन और कई अन्य मुद्दों के कारण वे बेहद अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अगर इन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था ढह जाती है, जब ये पहले से ही काफी खराब स्थिति में है, तो वह ट्रंप का अंत होगा। इसलिए ईरान युद्ध नहीं चाहता। ईरान एक उचित समझौता चाहता है, एक न्यायपूर्ण समझौता। लेकिन ईरान के लिए ये उसके अस्तित्व की लड़ाई होगी। ये एक अस्तित्वगत युद्ध होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये एक चुना हुआ युद्ध होगा। कोई सोच सकता है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं जाएगा क्योंकि वह जीत नहीं सकता। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने पश्चिम में वर्गीय शासन देखा है और उनके लिए इजरायली शासन प्राथमिकता है, न कि अमेरिकी जनता, न अमेरिकी अर्थव्यवस्था, न यूरोपीय लोग और न ही यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं। ट्रंप के आसपास के लोग ज्यादातर, अगर सभी नहीं, तो इजराइल प्रथम विचारधारा वाले हैं और कांग्रेस और सीनेट पर भी ये थम विचारधारा वाले हावी हैं। तो कौन जानता है आगे क्या होगा? ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के प्रवक्ता अली लारिजानी ने आपकी बातचीत के बारे में कही गई बातों का सार प्रस्तुत किया, जिसमें 2 विशेष बिंदुओं पर जोर दिया गया।
पहला कि ईरान बातचीत जारी रखेगा लेकिन अपनी प्रतिरोधक क्षमता की तैयारियों को नहीं छोड़ेगा, और दूसरा कि बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम पर होगी एनपीटी के तहत, जिसका अर्थ है कि शून्य संवर्धन जैसी मांगें चर्चा से बाहर हैं। The demands for zero enrichments and all are out of conversation. Talking about the Epstein class, I wanted to एप्स्टीन talk वर्ग to के बारे में बात Palestine, करते since हुए that is मैं at the फिलिस्तीन heart पर of आना the, चाहता था, क्योंकि यही इन बढ़ती हुई तनावपूर्ण स्थितियों का केंद्र है, चाहे हम उन्हें किसी भी तरह समझें या परिभाषित करें। जैसा कि आपने कहा, एप्स्टीन वर्ग अमेरिकी शासन को नियंत्रित करता है और वे एरिया सी में तनाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भूमि अभिलेखों और दस्तावेजों को खोल दिया है ताकि अल खलील में एरिया सी में बड़े पैमाने पर बस्तियों को वैध ठहराया जा सके, जो मीनहीज़-नीफव के ओस्लो टाउ समझौते के अनुसार इजराइल के नियंत्रण में थीं, लेकिन ओस्लो टू के तहत भी कानूनी रूप से इजराइल को नहीं दी गई थीं, और अब वे उन्हें वैध बना रहे हैं। इस बीच रफा को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। भोजन और सहायता के जो भी वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं, और वे फिलिस्तीन में रोज बच्चों और नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए, बसने वाले उपनिवेशवाद के विस्तार को देखते हुए, क्या ये वार्ताएं वास्तव में सार्थक हैं? बसने वाले उपनिवेशवाद के विस्तार और नियंत्रण को देखते हुए, is US-Iran talk really US-Iran talk? Well, basically, what you're saying. असल में आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आए गाजा में युद्ध विराम को देखें। ट्रंप ने दावा किया कि इसके पीछे वही थे, और मिस्र में वह बड़ा आयोजन हुआ जहां उन्होंने सभी क्षेत्रीय नेताओं को बुलाया, मूल रूप से ताकि वे उनके प्रति सम्मान दिखाएं और नरसंहार तथा उसमें उनकी भूमिका को सफेदपोश बना दें। लेकिन युद्ध विराम के बाद से, जैसा कि आपने सही कहा, इजरायली शासन रोजाना फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। तो यह एक अमेरिकी युद्ध विराम है, यह ट्रंप का युद्ध विराम है। फिर भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास मध्य पूर्व में शांति है, जैसा कि वह इसे कहते हैं। He just said a couple of days ago that we have peace in the Middle East, as he calls it. I call it West Asia, but in any case, मैं इसे पश्चिम एशिया कहता हूं, लेकिन किसी भी स्थिति में वह कहता है कि वहां शांति है। तो जाहिर है, उसके लिए वे फिलिस्तीनी जो हर दिन मारे जा रहे हैं बेकार हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने एप्स्टीन फाइलों में देखा, जहां इंसान इस वर्ग के लोगों के लिए बेकार है, बच्चे बेकार हैं, तो फिलिस्तीनी बच्चे भी बेकार हैं। फिर हमने ये लेबनान में भी देखा। हमने वहां हिजबुल्लाह और इस्राएली शासन के बीच एक युद्ध विराम देखा, और पश्चिमी सरकारें उसकी गारंटी देने वाली थीं। फिर भी हम रोजाना आम लोगों की हत्याएं और हत्याकांड देख रहे हैं, जैसे आज सुबह एक व्यक्ति की हत्या जो बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। ये तो पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं किया गया है, इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया एप्स्टीन वर्ग के नियंत्रण में है। ये पत्रकार, ये सब उसी वर्ग के कर्मचारी हैं, इसलिए आपको इनमें से कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेबनान में युद्ध विराम बेकार और निरर्थक है। गाजा में युद्ध विराम भी निरर्थक है। वेस्ट बैंक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और पूर्व समझौतों का उल्लंघन करते हुए उपनिवेश बनाया जा रहा है। तो मूल रूप से आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इससे भी आगे जा सकता हूं, यानी ईरान और P5+1 के बीच हुआ परमाणु समझौता। वह समझौता जो 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था, मैं उस वार्ता दल का हिस्सा था। मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए डॉक्टर ज़रीफ का मीडिया सलाहकार था। ईरानियों ने कई रियायतें दी, मेरी राय में बहुत ज्यादा, और एक परमाणु समझौता हुआ। उस समझौते का उल्लंघन किसने किया? ओबामा ने। पहले उन्होंने समझौते की भावना का उल्लंघन किया, और फिर उन्होंने खुद समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया, और फिर ट्रंप ने उसे पूरी तरह रद्द कर दिया। तो ईरान के समझौते, फिलिस्तीनियों, लेबनानियों, रूसियों के साथ हुए समझौते संयुक्त राज्य अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, और मैं इसे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। भले ही हमारे पास कोई समझौता हो जाए जो संभव नहीं लगता,
कौन कहता है कि ट्रंप उसका पालन करेंगे? कौन कहता है कि ट्रंप अपने ही समझौतों का पालन करेंगे? Who says Trump will abide by his own deals? There's no reason to believe it. इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं किसी समझौते को लेकर आशावादी नहीं हूं। ईरान खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होगा। इस विषय पर मेरा एक दृष्टिकोण है। मैं आमतौर पर अपनी राय नहीं देता, क्योंकि ये वास्तव में प्रासंगिक नहीं होती, और लोग इसे सरकार की राय के रूप में व्याख्या करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी स्थिति में इस पर मेरी एक राय है। ईरान नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि युद्ध होगा या नहीं, लेकिन ईरान ये मानकर चल रहा है कि युद्ध होगा। दूसरे शब्दों में वह ऐसे योजना बना रहा है जैसे युद्ध निश्चित हो। इसलिए सेना को तैयार किया जा रहा है, और अब ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है। उसके पास अब ऐसे कहें संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर निर्देशित करने के लिए कहीं अधिक अग्निशक्ति है, बनिस्बत इज़राइल या फिलिस्तीन की ओर। इजरायली शासन बहुत दूर है, और ईरान उस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करता है, जिनकी संख्या ईरान के पास दसियों हजार है। पिछली बार जो ईरान ने इस्तेमाल किया था, वह तो बस हिमखंड का ऊपरी हिस्सा था। पिछले 9 महीनों या उससे अधिक समय से ईरान अपनी मिसाइलों पर काम कर रहा है, उन्हें और अधिक सटीक बना रहा है, वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम बना रहा है, और भारी पेलोड ले जाने योग्य बना रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति में ईरान अब भी लंबी दूरी की मिसाइलों पर निर्भर है। जहां तक अमेरिकियों की बात है, ईरान के पास कई विकल्प हैं और कहीं अधिक मारक क्षमता है। क्यों? क्योंकि जब से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2002 और 2003 में इराक और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और ईरान को चारों ओर से घेर लिया, और जब से अमेरिकी राष्ट्रपतियों, चाहे बुश हों या ओबामा, ने ईरान के संदर्भ में सभी विकल्प खुले हैं कहना शुरू किया, और निश्चित रूप से ईरान को दुष्ट धुरी का हिस्सा बताया, तब से ईरानियों ने खुद को युद्ध के करना शुरू कर दिया। तो ईरान के पास ड्रोन, कम दूरी की मिसाइलों और मध्यम दूरी की मिसाइलों के लिए अनगिनत भूमिगत ठिकाने हैं, जो फारस की खाड़ी और हिंद महासागर की ओर निर्देशित है। ईरान के पास विषम युद्ध के लिए तैयार एक नौसेना भी है। उसके पास केवल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें ही नहीं हैं, बल्कि सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलें, पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन, टॉर्पीडो और तरह तरह की क्षमताएं हैं, जिन्हें वह 2.5 दशकों से विकसित कर रहा है। इसलिए यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान से युद्ध करने का निर्णय लेता है, तो ईरान फारस की खाड़ी में सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसे केवल होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, वह जलमरूमध्य के अंदर और बाहर सभी जहाजों को डुबो सकता है। वह बंदरगाहों को भी नष्ट कर सकता है। ये तेल और गैस प्रतिष्ठानों को नष्ट कर सकता है। ये सब कुछ एक ही समय में कर सकता है। इससे तेल व्यापार समाप्त हो जाएगा। फिर इराक में ईरान के सहयोगी अपने कदम उठाएंगे, और यमन में भी यही होगा। काकेशस में भी स्थिति ऐसी ही है। इसलिए यह अमेरिकियों के लिए समझदारी भरा कदम नहीं होगा। ईरान इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रंप इस बारे में चिंतित है। उनकी नेतन्याहू के साथ बातचीत, खैर, उन वार्ताओं के बारे में जो हमें पता है, ऐसा लगता है कि वो सतर्क हैं, क्योंकि समझदार लोग उन्हें बता रहे हैं कि यह विनाशकारी हो सकता है। लेकिन फिर भी, चूंकि वह कुछ खास लोगों से घिरे हुए हैं, और इन Samkering till this Epstein-File also Gordy Step D with screening for a gamer. From the Epstein files, who knows what will happen? I wanted to go a little bit beyond. मैं थोड़ा अमेरिका से आगे बढ़कर एशिया को इस चर्चा में शामिल करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम को केंद्र से हटाने के लिए, पश्चिमी आख्यानों को केंद्र से हटाने के लिए। पिछले 30 या 40 वर्षों में हमने जो सबसे उल्लेखनीय चीज़ देखी है,
वह है भू आर्थिक और भविष्य में भू राजनीतिक केंद्र का धीरे धीरे या शायद तेजी से पूर्व की ओर खिसकना। चीन इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है, लेकिन हाल के वर्षों में हमने रूस को भी विश्व मंच पर एक शक्ति या यहाँ तक कि महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित होते देखा है। भारत भी तेजी से बढ़ रहा है, शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी चीन 20 या 30 साल पहले बढ़ा था, और शायद उतनी समानता के साथ भी नहीं, वगैरह। हमारे देश में अब भी बहुत गरीबी और दुख दर्द है और बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है, लेकिन फिर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि विश्व भर का केंद्र और शायद राजनीति का भी केंद्र पूर्व की ओर खिसक रहा है। तो मेरा मानना है कि हमें एशिया और उसमें ईरान की भूमिका पर बात करनी चाहिए। ईरान के चीन और रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उसका भारत के साथ भी अच्छा संबंध है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप एशिया के भविष्य, खासकर चीन, रूस, भारत और ईरान के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे क्षेत्र में पश्चिम को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को किनारे करना कितना महत्वपूर्ण है। Well, I don't know if you saw the U.S. Secretary of State's कैरफमो की पहली हमर से मीनिंग वाली दिसई फरजाली मी के विदेश मंत्री भाषण देखा या नहीं, जिसमें वे मूल रूप से उपनिवेशवाद के अंत पर शोक व्यक्त कर रहे थे और फास्टर्स वर्षों के उपनिवेशी शासन की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने मूल रूप से कहा कि हमें पश्चिमी प्रभुत्व को फिर से जीवित करना चाहिए, और मेरा मानना है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि सभी यूरोपीय नेताओं ने खड़े होकर उस भाषण के लिए तालियां बजाईं। एक ऐसा भाषण जो वैश्विक दक्षिण यानी वैश्विक बहुमत of time Iran is this Kurbzagrbhogber. So Iran is at the forefront of this struggle. It is today the most important country. आज ईरान इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण देश है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह लैटिन अमेरिका के लोगों का समर्थन करता है, बल्कि इसलिए भी कि उसे अपनी स्वतंत्रता और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन किसी भी अन्य राष्ट्र से अधिक निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, ये उसी संघर्ष का हिस्सा है जिसे उपमहाद्वीप के लोग गुजरे थे जब उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बाहर निकाला था। लेकिन एक बात जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली शासन जो कर रहे हैं वह भारत के लिए एक खतरा है। अगर युद्ध हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी अन्य सभी की तरह ढह जाएगी। वास्तव में भारत अधिकांश देशों से भी अधिक असुरक्षित है। Terwijl het telefonie was kiezigheden band kunnen breeds expert. Because the Americans are forcing the Indians no longer to take Russian oil, so they'll probably go to China. तो वह तेल संभवतः बढ़ते हुए चीन जाएगा, और रूस के चीन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तेल बाजार में एक बड़ा घाटा होगा। तेल की कीमत सैकड़ों डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है, और निश्चित रूप से गैस को भी वही समस्या होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां अमेरिका और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं ढह जाएंगी, वहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक असुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए वे भारतीय जो ये सोचते हैं कि इजराइल एक अच्छा साझेदार है, उन्हें यह समझना चाहिए कि इजराइल को भारत की परवाह नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और बलिदान करने के लिए तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की भी परवाह नहीं है। ईरान, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार जोर देकर कहा है, युद्ध नहीं चाहता। वह युद्ध से बचने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन बातचीत का मतलब ये नहीं है कि ईरान को जरूर किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। ईरान दो कारणों से बातचीत कर रहा है। पहला, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका समझदारी से व्यवहार करता है और किसी समझौते की गुंजाइश बनती है तो ईरान उस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अविवेकी बना रहता है और अपने साम्राज्यवादी इरादों को जारी रखता है, तो ईरान चाहता है कि दुनिया ये देखे कि समस्या हम नहीं है, हमने कोशिश की, हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम अंत तक लड़ेंगे
और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, ये दुनिया के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन विशेष रूप से भारत के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। Catastrophic for the world, but catastrophic for India in particular. Yes, absolutely. One of the हाँ, surveys by बिल्कुल। Sea Voters says about सी वोटर्स के एक 52% सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 52% लोग नहीं चाहते कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो। पांचवें हिस्से से अधिक लोग ईरान के खुले समर्थक हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इजरायली शासन जो क्षेत्र में करता है वह ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक विस्तार है। बेशक हमारे पास भाजपा के अति दक्षिणपंथी समर्थकों का एक वर्ग है जो सोचते हैं कि उन्हें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इजराइल भारत का किस तरह समर्थन करता है या उसका वास्तविक अर्थ क्या है। शायद केवल हथियार देने के रूप में, ताकि कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन वे किसी और दिन की बात है। खैर, ये सब कहने के बाद maar mening talafpower mipuna tarisep skenith types it bees of fright what Iran or Sinak birds had around. Who want war between Iran and the United States. But I guess the more important point for us is to. लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये सोचें कि हम राष्ट्र राज्यों के बीच लगातार शत्रुता और आक्रामकता वाले पश्चिमी ढांचों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये, अगर आप चाहें तो, वेस्टफेलियन मॉडल के अवशेष हैं। आपको सीमाओं के लिए लड़ना पड़ता है, लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, और इसी तरह की बातें हमने भारतीय उपमहाद्वीप में ये विभाजन विरासत में पाए हैं। आपके क्षेत्र में भी आंतरिक विभाजन है, और ये देखते हुए कि आने वाले समय में एशिया बहुत संभवतः दुनिया का केंद्र बनने जा रहा है, हमें अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें लड़ाई बंद करनी चाहिए और इन पश्चिमी ढांचों से आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए एक बेहतर दुनिया कैसे बना सकते हैं, और शायद किसी दिन पश्चिम भी इसका अनुसरण करे अगर वे चाहें। लेकिन हाँ, यही मेरा दृष्टिकोण है। हाँ, मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम, जो अब पतन की ओर है, वर्तमान में मौजूद दरारों और भिन्नताओं उपयोग कर चिन्ह से। एशिया में समस्याओं को क्षेत्र की वृद्धि को कमजोर करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। स्वयं साम्राज्य का प्रभाव घटता जा रहा है, इसलिए उसके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि वह विभिन्न साधनों का उपयोग करके उन देशों को नुकसान पहुंचाए जो प्रगति कर रहे हैं। ISIS और अल-कायदा, जिन्हें उन्होंने सीरिया में बनाया था और जो अब भी वहीं आधारित हैं, को कल अफगानिस्तान या मध्य एशिया भेजा जा सकता है ताकि आतंकवाद का विस्तार किया जा सके। इस तरह एशिया को जोड़ने वाले नेटवर्क कमजोर किए जा सकते हैं या देशों को टकराव की ओर धकेला जा सकता है। पश्चिम कई तरह की चीजें कर सकता है, और यही कारण है कि वैश्विक बहुसंख्यक देशों, विशेष रूप से एशिया जो उभर रहा है, के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इस बात से अवगत रहें कि आज हम जिन कई समस्याओं को देख रहे हैं, user federfigualagen, sound stetlining and accessories through pergisnet and some you. Young says mouth weights as smogs. All femendi, bongni, all wong. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.